तो देखिए पार्ट नंबर 7 में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 6 तक निपटा दिया इस चैप्टर को और चैप्टर के जो मेन था सारा कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो चुका है। अब देखो हमने कहा था कि ये पार्ट आपका सेकंड लास्ट या लास्ट हो सकता है, कोशिश ये रही कि लास्ट हो जाए और खत्म हो जाए इसी पार्ट में, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड एविएशन था, जो भी मेन था, सब खत्म हम कर चुके हैं और जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये रिपीटेड फॉर्मूले हैं सारे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन कराना बनता नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, मैं लॉरेंज कर जरूर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अभी जो हमें पढ़ना आज वो पढ़ना है प्रसरण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रसरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं। और काफी आसान सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है ये बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रसरण पे। तो उसने कहा प्रसरण जो होता है श्रेणी के प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन समझते हो क्या होता है? प्रमाप विचलन मतलब मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन का वर्ग होता है। यानी देखा जाए तो प्रसरण जो है ना स्टैंडर्ड एविएशन का ही स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड एविएशन को ये साइन होता है स्टैंडर्ड एविएशन का, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वेरिएंस बन जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि आपको बस पहले स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना। बस क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो प्रसरण बन जाएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूले तो सारे सेम है। आगे से कहा इसे द्वितीय अपकिरण घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय अपकिरण घात भी कहते हैं। और तो और प्रसरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग R.A. फिशर ने सन 1918 में किया था। R.A. फिशर ने 1918 में किया था। तो पहला पोर्शन क्लियर हो गया, प्रसरण का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। अब प्रसरण की गणना करनी है। कोई भी सीरीज हो, मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है ना। कौन से वाले लिखे हैं? मैंने जानबूझ के जो फॉर्मूले लिखे हैं ये मैंने उस बेसिस पे लिखे हैं जो पीछे 6 थे ना, यानी खंडित अखंडित जो सीरीज होती है उनके तो सेम फॉर्मूले होते हैं। और जो पहले वाली जो सीरीज होती है व्यक्तिगत, तो उसमें बस एफ हट जाता है, मैंने बताया था। तो अब प्रत्यक्ष विधि है आपके पास, जिसको वास्तविक माध्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक माध्य विधि भी कहते हैं। कल्पित माध्य विधि जो हमारी कौन सी है? लघु। कौन सी है? लघु विधि भी कहते हैं। और पद विचलन विधि। अब देखो ध्यान से, प्रसरण का फॉर्मूला क्या हुआ? सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। जहां पे छोटा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता था? एक्स में से एक्स बार घटा के उसका स्क्वायर करना, यही तो होता था छोटे एक्स स्क्वायर का मतलब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो रूट होता था स्टैंडर्ड एविएशन में, रूट होता था। अब रूट अगर मैं ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड एविएशन का ये सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, है ना। अब जब इसका स्क्वायर करोगे, ये वेरिएंस निकालते वक्त स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि आपको महत्व पढ़ाया गया है इस रूट का मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अगर रूट हटाओ तो 1/2 बन जाता है। और बाहर भी स्क्वायर चल रहा है, तो इस 2 से इस 2 ये 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड एविएशन के जो फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले यहाँ अप्लाई होने वाले हैं, बस रूट हट जाएगा। तो वही तो सरदर्दी थी, साला रूट सॉल्व करना ही तो नहीं आ रहा था हमें। अब रूट सॉल्व करना नहीं आ रहा था तो रूट ही हटा दिया, इसने स्क्वायर कर दिया। उसका स्क्वायर करने से क्या होगा? रूट सारे हट जाएंगे। फॉर्मूले वही है, देख लो कल्पित विधि यानी लघु विधि में वही फॉर्मूला लिखवाया। क्या लिखवाया? सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। रूट हट गया, क्यों? क्योंकि प्रसरण स्क्वायर की बात करता है, स्क्वायर होने से रूट कट जाता है। इसमें देख लो सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर। और वो रूट से रूट कट गया होगा, पर बाहर जो सी था, सी रूट के बाहर था, तो उसका भी तो स्क्वायर हुआ होगा, तो स्क्वायर में रह जाएगा वो, इसका स्क्वायर लग जाएगा। बात समझ आ गया? तो सारे फॉर्मूले सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रसरण निकालना काफी आसान है। अगर आपको पेपर में प्रसरण निकालने की बात करें तो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला लगा के करना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड एविएशन निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, तो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला लगा करके आप प्रसरण निकाल सकते हो। चाहे तो इस तरह से करो, और आपको रूट की आदत पड़ गई है तो आप रूट लगा करके पहले स्टैंडर्ड एविएशन यानी ये निकाल लो, और उसके बाद जो आंसर आया, सपोज करो आंसर आया 3, तो बाद में इसका स्क्वायर कर देना। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा ये स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बस हो गया। लास्ट में ये कर देना चाहे तो दो ऑप्शन है, या तो स्टार्टिंग से रूट हटा के कर लो, बिना रूट के फॉर्मूले लिख लो, वो प्रसरण का फॉर्मूला बनता है। और अगर आप रूट लगा के लगाते हो तो वो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला होता है, और जब आंसर लास्ट में जो आएगा ना उसका स्क्वायर कर देना बस, तो फिर दोबारा प्रसरण बन जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो देन उसके बाद आता है विचरण गुणांक। क्या आता है? विचरण गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो उसने बोला 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में
विचरण की तुलना करने के लिए, विचरण की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो या दो से अधिक श्रेणियों में, जब दो या दो से अधिक श्रेणी होती है तो उसमें विचरण की तुलना करने के लिए, किसकी तुलना करने, विचरण की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह मानक विचलन का, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रतिशत रूप होता है। ये मानक विचलन का क्या होता है, प्रतिशत रूप होता है। यह किसी श्रेणी पर आधारित, यह किसी श्रेणी पर आधारित परिक्षेपण गुणांक का 100 गुना होता है। यह किसी श्रेणी पर आधारित जो आपका परिक्षेपण गुणांक होता है उसका कितना होता है 100 गुना, 100 गुना होता है। क्योंकि आपको मैंने मानक विचलन गुणांक ये सब निकालना सिखाए थे ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो परिक्षेपण गुणांक का क्या है, ये 100 गुना होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल पियर्सन ने किया था। अब पियर्सन देख लो, मेरे हिसाब से तो पियर्सन शायद ऐसे लिखते हैं, ये 100 के ऊपर रहा होता है, बाकी बहुत जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, तो दोनों मैंने लिख दिए। कार्ल पियर्सन, याद रखना, कार्ल पियर्सन ने से सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, विचरण गुणांक का जो प्रयोग किया था वो कार्ल पियर्सन ने किया था सबसे पहले। समझ में आ गया। तो विचरण गुणांक का प्रयोग क्या हो रहा है, इसने बोला जब दो या दो से अधिक श्रेणी आपको गिवन होगी तो उसमें विचरण की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नंबर 1। दूसरा, ये मानक विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रतिशत रूप है, मानक विचलन का प्रतिशत रूप होता है। नंबर 3, यह किसी श्रेणी पर आधारित जो परिक्षेपण गुणांक है उसका 100 गुना होता है, परिक्षेपण गुणांक का 100 गुना होता है, याद रखना, ठीक है ना। और आगे इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कार्ल पियर्सन जी ने किया था। क्लियर हो गया, नोट डाउन करिए, क्योंकि अब बहुत छोटी मोटी चीजें बच गई है, बाकी मेन सब हम खत्म कर चुके हैं। तो आगे देखिए, अब फिर जितनी जल्दी हो सके चैप्टर को खत्म कर लीजिए, क्योंकि हम नए चैप्टर पे आने वाले हैं, ठीक है ना, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना। तो विचरण गुणांक माध्यम में होने वाला, माध्यम में होने वाला प्रतिशत विचरण है। क्या है, प्रतिशत विचरण है, ये याद रखना। विचरण गुणांक क्या है, माध्यम में होने वाला प्रतिशत विचरण है। जबकि जो प्रमाप विचलन होता है वो माध्यम होने वाला कुल विचरण है। ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो विचरण गुणांक को क्या बोला गया, माध्यम होने वाला प्रतिशत विचरण बोला गया। जबकि प्रमाप यानी जो मानक विचलन था, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो माध्यम होने वाला कुल विचरण होता है। क्या होता है, कुल विचरण होता है। नोट डाउन करिए। चलो आगे देखते हैं विचरण गुणांक। जो विचरण जो होता है, विचरण का प्रयोग दो समूहों की, यानी दो जो समूह है उनकी विचरणशीलता, विचरणशीलता मतलब जो वेरिएबिलिटी है, अस्थिरता है, उसको नंबर 1। नंबर 2, सजातीयता यानी होमोजेनिटी, एक रूपता, एक रूपता होती है ना, उसकी बात कर रहा है, एक जैसा जो होता है, एक जैसा, ठीक है ना। तो विचरणशीलता यानी आपकी अस्थिरता की बात कर रहा है, वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है। सजातीयता यानी एक जैसा, यानी होमोजेनिटी की बात कर रहा है। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी। और संगति या संगत, ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। जो निरंतर रूप से बोलते हैं ना उसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है कि तुलना करने में किया जाता है। यानी विचरण का जो प्रयोग है, विचरण जो शब्द का प्रयोग है वो विचरणशीलता, ठीक है ना, यानी वेरिएबिलिटी, सजातीयता यानी होमोजेनिटी, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, और कंसिस्टेंसी यहाँ पे संगति यानी संगत की बात करी गई है, ठीक है ना। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। आगे इसने बोला यदि आपका विचरण गुणांक, यदि आपका विचरण गुणांक क्या है, अधिक है, विचरण गुणांक अगर आपका अधिक है तो आपको क्या माना गया है, कम स्थिर माना गया है, कम स्थिर माना गया है। आप स्थिर नहीं हो, अस्थिर हो उसका मतलब, ठीक है ना। बट अगर आपका विचरण गुणांक कम आता है, विचरण गुणांक कम आता है तो आप कम स्थिर आप अधिक स्थिर माना जाओगे। क्या माना जाओगे, अधिक स्थिर। तो उसे इस तरह से पढ़ सकते हो कि यदि विचरण गुणांक आपका अधिक है तो आप कम स्थिर माने जाओगे, कम ही क्या बोलते हैं उसे, ये हर चीज में कम कम होंगे आप, एक तरीके से बोलूं मैं, ठीक है ना। बट अगर आप क्या नाम है, विचरण गुणांक अगर आपका आपका क्या आता है, कम आता है, विचरण गुणांक आपका क्या आता है, कम आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या होंगे, अधिक स्थिर होंगे, अधिक एकरूप होंगे, अधिक सजातीय होंगे, ठीक है, या संगत होंगे, सब अधिक अधिक हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना।
उसके बाद विचलन गुणांक का फॉर्मूला देखिए, विचलन गुणांक जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, इसका फॉर्म, इसको शॉर्टकट में सीवी बोल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार, ये हमने निकाला हुआ है, इसको मानक विचलन गुणांक या प्रमाप विचलन गुणांक कहते हैं, बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो मैंने दोबारा लिखा इसी फॉर्मूले को, इसको हमने लिखा, क्या लिखते हैं इसको, मानक विचलन गुणांक हमने निकाला हुआ है कई बार, ठीक है ना, और इनटू में 100। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आता है, मीन निकालना भी आता है, उनको डिवाइड करके जो निकलता था उससे मानक विचलन गुणांक या प्रमाप विचलन गुणांक कहते थे, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। बस सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ में आ गया ना क्या कर देनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। डन। आगे देखते हैं मानक विचलन या प्रमाप विचलन के गुण क्या है, ठीक है। तो मानक विचलन या प्रमाप विचलन के गुण देखिए क्या है। पहला, ये सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसमें हर एक मूल्य को कंसिडर किया जाता है, हर एक वैल्यू को देखा जाता है, तो सभी मूल्यों पर आधारित, नंबर 1। नंबर 2, मानक विचलन परिक्षेपण का एक स्पष्ट और निश्चित माप है। क्या है, स्पष्ट और निश्चित माप बताया गया इसको, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हो गया, ये सभी मूल्यों पर आधारित है। नंबर 2 उसने बोला मानक विचलन जो है वो परिक्षेपण का एक स्पष्ट और निश्चित माप है। नंबर 3 ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में अगर विचरण गुणांक ज्ञात करना है तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त इसी को माना गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए यह माप सर्वाधिक उपयुक्त है। मानक विचलन पर अन्य उपकरण मापों, जो अन्य उपकरण माप थे आपके, की तुलना में प्रतिदश परिवर्तनों का, प्रतिदश परिवर्तन मतलब सैंपलिंग का, जो सैंपलिंग जो मेथड होता है ना, सैंपलिंग तरीका, उसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो मानक विचलन पर अन्य उपकरणों, यानी जितने भी आपने अलग और मेथड पढ़े थे मानक विचलन के अलावा, जितने भी थे मीन डेविएशन एंड ऑल जितने भी थे, ठीक है, तो अन्य उपकरण मापों की तुलना में इस पर जो सैंपलिंग का है सबसे कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और बीज गणितीय यानी उच्च स्तर की बीज गणितीय अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है, उच्च स्तर के, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा माना गया, बीज गणितीय विवेचन में भी काफी अच्छा माना गया, ठीक है ना। तो उसने बोला सबसे पहले सभी मूल्यों पर आधारित होता है। नंबर 2, इसको ये परिक्षेपण का एक स्पष्ट और निश्चित माप है। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए इसको सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। और अन्य उपकरण मापों की भांति, ठीक है ना, इस पर प्रतिदश का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं, अन्य उपकरण मापों पे ना ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रतिदश का, सैंपलिंग का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बट इस पे सैंपलिंग का क्या पड़ता है, सबसे कम प्रभाव पड़ता है, अन्य पे ज्यादा पड़ता है, इस पे कम पड़ता है, ठीक है ना। और बीजगणितीय विवेचन यानी जो उच्च स्तर की बीजगणितीय विवेचन में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसके दोष पढ़ते हैं, दोष थोड़े से ही हैं, 1 या 2 ही होंगे, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। उतार लीजिए फटाफट से। तो आगे देखिए, अब हमारे पास दोष है, दोष में सिर्फ 2 ही हमारे पास, ठीक है ना। मानक विचलन या प्रमाप विचलन के दोष, पहला क्या है, मानक विचलन को ज्ञात करने में या समझने में अन्य मापों की तुलना में क्या ये कठिन है। बस यही सुनना चाहते थे हम, ठीक है, कि जो मानक विचलन है, जो प्रमाप विचलन है, ये अन्य, जैसे हमने रेंज कैलकुलेट किया, हमने चतुर्थक निकाला था ना, क्वार्टाइल निकाला था, सब निकालने के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा कठिन तो है यार, ये रूट है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा चीज है, ठीक है ना। तो उसने बोला मानक विचलन ज्ञात करने व समझने में अन्य मापों की तुलना में क्या है ये कठिन है। नंबर 2, चरम यानी जो सीमांत मूल्य होते हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, उससे ये प्रभावित हो जाता है। अर्थात इसमें जो सीमांत मूल्य होते हैं, सीमांत मूल्यों को अधिक क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जो सीमांत मूल्य होते हैं उनको क्या दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो स्टैट में ये वर्ड काफी कॉमन है, मैंने कई बार समझा रखा है ये होते क्या, ठीक है ना। चलो नाउ आ जाते हैं, आईएमपी टॉपिक है लॉरेंज कर्व। क्या है, लॉरेंज कर्व है, लास्ट टॉपिक है और ये खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चैप्टर क्लोज कर ही देते हैं, इसी वीडियो में कर देते हैं, ठीक है ना। तो लॉरेंज कर्व की बात कर लेते हैं। 2 ग्राफ बनवाऊंगा मैं इसमें, 2 मैं ग्राफ बनवा दूंगा और थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो लॉरेंज कर्व की बात करें तो यह वह वक्र है जो वास्तविक वितरण का, यानी एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है का विचलन, तो जो वास्तविक वितरण का विचलन, जो एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका जो विचलन आ रहा है, समान वितरण रेखा पर दर्शाता है, ठीक है ना। किस पे दिखाता है, समान वितरण रेखा पर दर्शाता है। समान वितरण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने यहां लिखा है समान वितरण की रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने बोला यह वह वक्र है जो वास्तविक वितरण का विचलन, वास्तविक जो एक्चुअल में जो वितरण का जो विचलन है उसको कहां दिखाता है, समान वितरण रेखा पर दर्शाता है,
समझ में आ गया। तो ये वो वक्र है जो वास्तविक वितरण का विचलन समान यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर दर्शाता है। यह अपकिरण यानी परिक्षेपण ज्ञात करने की एक बिंदु रेखीय विधि है। यह अपकिरण यानी परिक्षेपण ज्ञात करने की एक बिंदु रेखीय विधि है, क्योंकि ग्राफ का इसमें यूज होने वाला है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र, इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने किया था। और आपको ये तो पता है, जो बंदा कोई भी चीज निकालता है वो अपने नाम पे रख देता है ताकि वो क्या बोलते हैं, अमर हो जाए। ठीक है ना। तो आप भी कोई चीज निकालना फ्यूचर में और अपने नाम पे लगा देना, लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलो, तो डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने इसे निकाला था और किस चीज के लिए यूज किया था? आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। किसका किया था? आय और धन का जो वितरण होता है, ठीक है ना, उसके अध्ययन के लिए इसका यूज किया था उन्होंने। चलो यहां तक लिख लीजिए आप। उसके बाद नीचे लिखा मैंने, ठीक है ना, लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर होगा, यानी लॉरेंज वक्र जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाने वाला हूं, ठीक है ना, उससे जितना दूर होगा, ठीक है, उसकी श्रृंखला में असमानता उतनी ही अधिक होगी। तो जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर बनेगा, समझ लेना असमानता ज्यादा। असमानता क्या होगी? ज्यादा। इसके विपरीत लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना पास होगा, उसमें जो परिक्षेपण की जो मात्रा होगी उतनी क्या होगी? कम होगी। परिक्षेपण की मात्रा कम होने का मतलब है असमानता क्या होगी? यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे परिक्षेपण की मात्रा क्या है? ज्यादा। ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों वर्ड याद होने चाहिए कि लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना दूर होगा, उसमें परिक्षेपण की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। परिक्षेपण की मात्रा का मतलब होता है विचलन ज्यादा होगा, असमानता ज्यादा होगी। बट जैसे ही वो उस रेखा के नजदीक आएगा, जितना पास आएगा, तो परिक्षेपण की मात्रा भी कम हो जाएगी, अर्थात असमानता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए फटाफट। तो देखिए आगे, देखिए अब लॉरेंज वक्र की रचना कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, मैं आपको इसमें 2 कर्व बनवाने वाला हूं और थोड़ी सी थ्योरी रह गई है, 5-10 मिनट की, उसके बाद और खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसने बोला सबसे पहले जो मूल्य होंगे या मध्य मूल्य होंगे, उनका क्या निकाला जाएगा? संचय योग यानी CF निकाला जाएगा। ठीक है। तो जो भी आपको एक्स वैक्स दिया होगा ना, उसका संचय योग निकाल लिया जाएगा और फिर अंतिम जो संचय योग होगा उसको 100 मान करके क्या निकाल लोगे? सबको प्रतिशत में बदल दोगे। तो सबसे पहले मूल्यों या मध्य मूल्यों का संचय योग निकाल लिया जाता है, फिर अंतिम संचय योग को 100 मान करके प्रत्येक संचय मूल्य का क्या निकाला जाएगा? प्रतिशत निकाल लिया जाएगा। इसी प्रकार जो आवृत्ति है उसका भी संचय योग निकाला जाएगा जैसे पहले किया, और फिर अंतिम वालों को 100 मान करके इसको भी किस में बदल देंगे? प्रतिशत में। इसका मतलब पूरा डेटा जो हमें प्रतिशत में बदलना है, पहले संचय योग निकाल के उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो। समझ में आ गया? फिर संचय मूल्यों, जो संचय मूल्य होंगे नहीं, जो एक्स होगा उसको वाई एक्स से दिखाना है आपको, और जो आवृत्ति होगी ना उसको कहां दिखाना है? एक्स एक्सिस पे दिखाना है। समझ में आ गया? वाई एक्सिस का माप 0 से 100 हो गया और एक्स एक्सिस का माप भी 0 से 100 हो गए। बहुत सारी बुकों में 100 से 0 लिखा है एक्स एक्सिस में। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम भी ऐसे बनाते हैं। देखो, दोनों तरह से डायग्राम बनाया जा सकता है। देखो, या तो ये तरीका है, ठीक है ना, या इस तरह से भी बन सकता है लॉरेंज कर्व, इस तरह से भी। तो लॉरेंज कर्व ये भी ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो दोनों, तो जो ऐसे बनाते हैं वो 100 से 0 लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो ऐसे बनाते हैं वो 0 से 100 लेते हैं, यहाँ भी 0 से 100 लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे कैसे लेते हैं? यहाँ पे 100 लेते हैं, ऐसे। यहाँ उल्टा लेते हैं, यहाँ पे 0 से 100 ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 100 से 0 लेते हैं, बहुत सारी बुक वाले। और बहुत बुक ऐसे लेंगे 0 से 100 और 0 से 100। तो मैं इस वाले को बनाऊंगा जो 0 से 100 बिल्कुल सही से ले रहा है, सीधे। ठीक है ना। तो दोनों ही लॉरेंज कर्व सही माने जाते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। तो y को मैं 0 से 100 दूंगा और x को भी 0 से 100 दूंगा, मतलब मैं 0 इसको ही मानूंगा, इस वाले को। ठीक है ना, जैसा हम मानते हैं नॉर्मली। फिर x एक्सिस के 0 से y एक्सिस के 100 को, यानी यहाँ पे, तो यहाँ 0 से जाएगा, y एक्सिस का 100 इस तरह से मिलता है। ठीक है ना, को सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। ठीक है, मैं एक तरह से बोलूँ तो सीधा सीधा ना, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, इस तरह से मिला दिया जाएगा एक रेखा से। इसका जो 100 होगा और इसका जो 100 होगा, दोनों 100 मिल जाते हैं एक तरीके से बताऊं तो मैं। ठीक है,
ये 0 से 100 का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इसको 0 मानते हैं, बताया ना, उसका 0 उसका 100 ऐसे मिलता है, x का 0 और y का 100, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मिलता है, ठीक है ना, तो उससे जो कर्व बनता है उससे एक सीधी लाइन द्वारा मिला दिया जाता है, उससे सीधी लाइन द्वारा मिला दिया जाता है ऐसे, ठीक है ना। इसे समान वितरण की रेखा यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। मैं समझाऊंगा इस पॉइंट को, जब कर्व बनाऊंगा ना तो आपको समझाऊंगा ढंग से क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपको खाली एक सीधी रेखा बनानी होती है जो कि इसको जिसको क्या बोला जाता है, समान वितरण की रेखा यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, इतना याद रखना, ठीक है ना। अब फिर जो संचय आवृत्ति आपने निकाली है, संचय आवृत्ति को जो प्रतिशत निकाला है और संचय मूल्यों का भी जो प्रतिशत निकाला है, ठीक है ना, क्योंकि x का भी निकाला होगा और f का भी निकाला होगा, आवृत्ति का भी, और जो आपका मध्य मूल्य या संचय मूल्य थे, वो जो मूल्य थे ना उनका भी संचय आवृत्ति निकाल करके, संचय निकाल करके, ठीक है, प्रतिशत निकाल करके आपने क्या करा होगा उसको, ठीक है, बिंदुओं पे दिखाना है, क्या दिखा, बिंदुओं से दिखाना है, और फिर उन बिंदुओं को मिला दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं, संचय आवृत्तियों के प्रतिशत और संचय मूल्यों के प्रतिशत बिंदुओं को फिर प्लॉट करोगे, मतलब हमें लगाओगे, और वहां लगाने के बाद उनको मिलाओगे, मिलाने से जो वक्र बनेगा उसे लॉरेंज वक्र बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो x होगा उसको संचय योग निकाल करके संचय प्रतिशत निकालेंगे, y का भी, जो y बोल रहा हूँ, संचय आवृत्ति होगा उसका भी सेम ऐसी संचय योग निकाल करके, जो आवृत्ति होंगे ना उसका संचय योग निकाल करके क्या करेंगे, उसको प्रतिशत बदलेंगे। दोनों को करना क्या है, x का संचय योग निकाला प्रतिशत में बदला, आवृत्ति को भी संचय योग निकाला उसको प्रतिशत में बदला, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या करा, x y एक्सिस पे तो संचय मूल्यों को दिखाना है और x एक्सिस पे संचय आवृत्ति को दिखाना है। फिर हमें क्या करना है, 0 से 100 तक एक लाइन, मतलब परसेंटेज खींच देनी है, 0 से 100 0 से ऐसे, ठीक है ना, 0 से 100 और 0 से 100 खींच देनी है, और उसके बाद फिर एक सीधी लाइन खींच देनी है जिसको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम, ठीक है ना। और फिर जो हमने संचयी जो प्रतिशत निकाले उन बिंदुओं को लगाएंगे और उन बिंदुओं को मिला देंगे, बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लॉरेंज वक्र बोलेंगे। समझ में आ गया, नोट डाउन करो। तो आगे देखिए फटाफट से, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसके लिए हमें क्या है, लॉरेंज कर्व बनाना है। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और फिर 5 मिनट की थ्योरी खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये आय आपको गिवन है और व्यक्तियों की संख्या आपको गिवन है, क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है ना, और फिर मैं इसका आंसर करने जा रहा हूं। फटाफट से क्वेश्चन उतार लीजिए आप, ठीक है ना, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डाल लिया आपने, तो मैं इस वाले पोर्शन को हटा करके, ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे आई को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लॉरेंज कर्व का जो मैंने रचना के जो पॉइंट बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लॉरेंज कर्व होता है, ठीक है ना, एक सेकंड है, जो लॉरेंज कर्व होता है सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक को सॉल्व करके संचयी वो जो उसका योग होता है वो निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, जो आय का क्या निकालेंगे हम, संचयी आय निकालेंगे, संचयी आय निकालेंगे। कैसे, 5 का 5, 5 और 15 कितने होते हैं, 20, 20 और ये हो गया 45, 45 और 35 होते हैं, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8 और 8 4 12, 125 हो गया। कितना हो गया, 125 हो गया ये, ठीक है ना। यहां तक मैंने टोटल कर लिया, आप भी टोटल कर लीजिए साथ साथ में चाहे तो, ठीक है ना। चल मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको मैं x मान लेता हूं, ये मेरा x हो गया, तो सिग्मा x भी निकाल लेता हूं, कितना आ रहा है 125, ये मैच हो जाएगा सारा, इसलिए मैं क्रॉस चेक करने के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो संचय आय मैंने निकाल दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है, उसके बाद जो मुझे चाहिए होता है वो संचयी प्रतिशत चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, संचयी प्रतिशत चाहिए होता है। तो आय का संचयी प्रतिशत कैसे निकलेगा, संचय प्रतिशत देखो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा, 5 डिवाइड बाय जो टोटल है, टोटल कितना है 125 ही टोटल है, ठीक है ना। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी 20 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100, ठीक है। सॉल्व करके देखते रहो, 5 से काटोगे 25 आएगा, 25 4 जा तो ये 4 आगे 4%, ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16% आएगा। फिर ऐसे 45 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, 25 5 125, 25 100,
5 9 जा 45, 9 चौक 36, 36 आ गया। फिर ऐसे इसका निकालो 80 का, 80 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो इसको निकालते चले जाओगे, 36 का आ रहा है 64, और ऐसे लास्ट 125 डिवाइड बाय टोटल क्या है 125 ही है, इंटू में 100, तो ये आ गया 100%। लास्ट में आपका 100% ही आएगा, याद रखना, ठीक है। तो जो हमारा संचय परसेंट निकाला हुआ है 4, 16, 36, 64 और 100 निकाल दिया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से समझना क्या करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आय का संचय परसेंट निकाल दिया मैंने। अब ये तीनों सॉल्व होने के बाद, ये मैंने सॉल्व कर लिया था ना। अब ऐसी व्यक्तियों की संख्या जो थी मेरे पास, उसको लिख लेता हूं। व्यक्तियों की संख्या, जिसको मैंने क्या कहा था, एफ बोल सकते हो, ठीक है ना। और वो मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया था क्वेश्चन में, 8 10 8 10 14 10 और 8, 8 10 14 10 8। इसका भी क्या निकालेंगे, संचय निकाल लेंगे, संचय आवृत्ति निकालेंगे, संचयी। अब ये आवृत्ति ना एफ है, तो उसको संचय आवृत्ति बोल देंगे, यानी सी एफ। कितना निकलेगा, 8 10 और 8 18, 18 14 32, 10 42 और 8 50। समझ में आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका परसेंटेज निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे संचयी आवृत्ति प्रतिशत। संचय आवृत्ति प्रतिशत कैसे निकलेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। आप इसका टोटल कर सकते हो, सिग्मा एफ, ये 50 आएगा, ये मैच कर जाता है। तो 8 डिवाइड बाई 50 इंटू में 100, ठीक है ना। तो 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% आ गया। ऐसी 18 डिवाइड बाई 50, नीचे टोटल रहेगा हमेशा याद रखना, ठीक है ना, इंटू में 100, 18 दूनी 36 हो गया। ऐसी 32, ठीक है ना, डिवाइड बाई 50 करके कितना आएगा 64, ये आएगा 84, ठीक है ना। कितना आ गया, और 50 दूनी 50/50 यानी कितना आएगा 100%, ठीक है। तो ये तीनों भी मैंने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, ठीक है। यहां तक कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, यहां तक हो जाना चाहिए फटाफट से। ये तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले जो सीरीज ये होती है, पहले एक का संचय निकालो, उसका परसेंट निकालो। कैसे, अपॉन में टोटल रहेगा इंटू में 100, अपॉन में टोटल इंटू में 100, ठीक है ना। फिर ऐसे इसका भी संचय करा, फिर अपॉन में टोटल, हर इसकी देखो टोटल यही रखा 50, मैंने देखा ना 50 रखा जाएगा हर जगह, और मल्टीप्लाई बाय 100 से, क्योंकि मुझे 100% में चाहिए होता है, ठीक है। 100% में लाना पड़ता होता है, तो 100% में लाने के लिए मैंने ये करा। चलो फटाफट से करिए सब, तो ध्यान से देखिए अब, ठीक है ना। मैंने के सामने आपके सामने ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा। ये मैंने वाई एक्सिस लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज आई रखा है मैंने, परसेंटेज आई, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने रखा है क्या, ये व्यक्तियों की परसेंटेज, जो भी प्रतिशत संख्या है, तो आय का प्रतिशत, और यहाँ पे व्यक्तियों की जो प्रतिशत संख्या वो लिया है, 0 से मैंने 100 लिया है, 0 से 100 लिया है कि 100% मैक्सिमम है। मुझे सिर्फ संचय प्रतिशत को देखना है, दोनों को याद रखना, ठीक है। एक चीज। नंबर 2, आप स्केल का यूज करोगे, मेरे पास स्केल का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो आप स्केल का यूज करें, कैसे बनाना ध्यान से देखिए। पहले 100% मैक्सिमम, क्योंकि संचय आवृत्ति का जो परसेंट मैंने लिया है ना, और संचय आय के जो परसेंट लिया था वो मैक्सिमम 100 आया था ना, ठीक है ना। अब इसका 100 और इसका 100, ठीक है ना, ये हम मान के चलते हैं यहां पे कहीं आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये इस तरह से कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या करना है, बिल्कुल यहां से सामने और इसका सामने, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से एक लाइन आ जाएगी यहां पे, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान वितरण रेखा, समान वितरण रेखा या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समान वितरण रेखा या समान वितरण की रेखा, ठीक है ना। यहां तक हो गया, याद नहीं, 100 मैंने इस तरह से मैक्सिमम लिया है, ठीक है, यहां से ऐसे करके, ठीक है। आप स्केल का यूज करें कृपा करके, ठीक है ना, मैं बार बार बोलूंगा आपको, लॉजिकल आसान होता है बनाने में। अब देखो बनाने कैसे है,
देखो इधर क्या हमारे पास, देखो किस तरह से मैथ में कैसे पढ़ते हैं, आपको पता है मैथ में पढ़ते हैं पहले x आता पीछे y आता ना, है ना। और x मेरे लिए क्या है, ये, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या का जो परसेंट है पहले में, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो मैं आपके लिए बताता हूं, तो पहले में था 16। आवृत्ति को देखिए, आवृत्ति का जो परसेंट था वहां पे 16 था। तो 16 पे मुझे कितना बनाना y के लिए, संचय आय का परसेंट कितना, 4। तो 16 पे बनाना है 4। तो ध्यान से देखिए 16 कहाँ आएगा, यहां कहीं आएगा, ठीक है ना। तो उस पर 4 में मान के चलो यहाँ पे कहीं फंसेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 16 पे 4, डन। उसके बाद दूसरा मेरा था 36 पे, ठीक है, क्योंकि नीचे आवृत्ति है तो आवृत्ति पहले पढ़ोगे और x को बाद में पढ़ोगे। तो आवृत्ति x पे देखो, तो 36 से कितने में जा रहा है, 36 से जा रहा है ये 16 पे, है ना। तो 36 पे 16, तो 36 में यहां मान के चलता हूं, और 16 जो है 10 और यहाँ, ठीक है। प्लीज आप स्केल का यूज करें, मैं दोबारा बोलूंगा, ठीक है ना। 36 पे 16 हो गया। फिर उसके बाद 64 पे कितना बोला उसने, 36। तो 64 पे 36, तो 64 ये होता है, और 36 बोला ना 64 पे, 30 5 35, ये 36 मान लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिना स्केल के बना रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर अगला अगला क्या है, 84 पे 64। 84 किसका, आवृत्ति वाले का परसेंटेज, और उसका वो, तो 84 पे कितना बोल रहा है, 64। तो 84 यहां ले लेते हैं, और 64 आ जाएगा, 84 पे 64 यहां मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। 60 से और 70 से बीचों के थोड़ा सा नीचे, है ना, ये मान लिया मैंने। और फिर 100 पे 100, 100 पे 100 तो ये रहा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसको डॉट डॉट करके मिला लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये हम मिल जाएगा इस पे कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, कर्व ये, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लाइन भी खींच सकते हो, ऐसे गाड़ी गाड़ी लाइन, ठीक है ना, जो इनको मिलाएगा इन पॉइंट को, इस तरह से। तो मैंने किस तरह क्या बनाया, मैंने पॉइंट्स में दोबारा बता देता हूं आपको, ठीक है। मैंने जो यूज किए हैं वो मेरे पास थे 16 पे 4, 16 पे 4, उसके बाद 36 पे 16, 36 पे 16, और फिर 64 पे 36, 64 पे यहाँ माना मैंने, और 36। फिर उसके बाद 84 पे, 84 ये रहा, 84 पे कितना बोला इसने, 64। तो 84 पे 64 यहाँ मैंने माना, फिर 100, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्व बन गया मेरा। तो ये होता है बच्चे आपका लॉरेंज कर्व। कौन सा कर्व होता है, ठीक है, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज, लॉरेंज कर्व को क्या बोलते हैं हिंदी में, वक्र। तो लॉरेंज वक्र बन गया मेरा, समझ में आ गया। तो इस टाइप का बनता है ये, आप चाहे तो सिर्फ डायरेक्ट भी खींच सकते थे, ठीक है ना। तो ये बना लीजिए फटाफट से। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। आई दिया आपको, फर्म ए की जो, फर्म ए में मजदूरों की संख्या और फर्म बी में मजदूरों की संख्या, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। और उसके बाद 5 मिनट की थ्योरी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और फिर चैप्टर ही क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 50 से 70 से 130 ये हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया। फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि सब मिटा देना सर, चलो। तो सबसे पहले पहले को सॉल्व कर लेते हैं, तने को। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, डन। चलो अब हमें करना क्या है, देखो पिछली बार हमें x गिवन था, बट इस बार हमें x नहीं गिवन, हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो पहले तो हमें x निकाल लेंगे, इसका x निकाल लेते कैसे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 50 70 कितना होता है, 120, 120 का आधा कितना होता है, 60, ठीक है ना। ऐसे 9 7 16, 180 का नहीं 9 7 16, 160 का 2 8 16, 80 आएगा,
20 का गैप है तो 100 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 140 आएगा। क्लियर हो गया। आप इसका टोटल भी कर सकते हो, मैंने कहा था, जिसको हम सिग्मा एक्स बोलेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर आपको क्या चाहिए होता है, ये जो आई है इसका संचयी आई चाहिए होता है, संचयी आई कैसे निकलेगा, 60, 8 से 14, 140, 240 और 360 और ये आएगा 500, 360 और ये आ जाएगा 500, इन सब का टोटल भी 500 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, इसके बाद इतना करने के बाद परसेंटेज निकालेंगे, तो संचयी आय प्रतिशत निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालना प्रतिशत बताया था मैंने, 60 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 500 इंटू में 100 कितना आएगा, कट गया 12 पंजे 60, 12% आ गया। सेम ऐसे ही निकालेंगे 140 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 28 आएगा, फिर ऐसे 240 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 यह आएगा 48, फिर आएगा 72 और लास्ट में आएगा 100, क्योंकि 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 तो 500 से 500 कट जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा का पूरा पहला, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, यहां से यहां तक मैंने एक्स सॉल्व कर लिया। बस देखो इस क्वेश्चन की खासियत ये थी, इसमें एक्स गिवन नहीं था तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, एक्स निकाला, ठीक है ना। चलो अब हमने एक पोर्शन तो खत्म कर दिया। अब आवृत्तियां इस बार ना दो दो हैं, फर्म ए और फर्म बी, है ना। तो दो दो आवृत्तियां मुझे दे रखी है, तो सबसे पहले हम फर्म ए के लिए निकाल लेते, फर्म ए के लिए, ठीक है ना। फर्म ए की सबसे पहले आवृत्ति ले लेते, ठीक है। हमें जो मजदूरों की संख्या दे रखी है, तो मजदूरों की संख्या मैं इसको F1 मान लेता हूं पहले वाले के लिए, मजदूरों की संख्या, ठीक है ना। तो F1 कितनी कितनी दी थी मेरे को, 20, फिर दिया था 15, फिर दिया था 20, फिर दिया था 25 और फिर दिया था 20। इसको मैंने सिग्मा F1 मान लिया पूरा, ठीक है ना। ये फर्म ए के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं पूरा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका संचय निकालेंगे, संचय F1 यानी CF1 बोल सकते हो आप इसे। कैसे निकलेगा, 20, 20 अब 15 होते हैं 35, 20 55, 25 होते हैं 80 और 80 और 20 हो गए 100, डन। फिर संचय प्रतिशत निकालेंगे, संचय जो F1 का था वो परसेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, वही 20 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है इनका 100 ही आ रहा है, ठीक है। तो 20 बाय 100 इंटू 100 तो 20 ही आएगा। ऐसी 35 बट्टे में 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कटने वाला है इस बार, तो 35% आएगा, इसका 55% ही आएगा, इसका 80%, इसका 100% ही आएगा, ठीक है ना। चलो यहां तक भी हो गया। तो ये हमने इतना सॉल्व कर लिया, किसको, फर्म ए को भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं फर्म बी के लिए। फर्म बी, इसका जो मजदूरों की संख्या थी मैं उसको F2 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सपोज करो तो F2 मेरे को दिया हुआ है 150, उसके बाद मेरे पास है 100, फिर 90, फिर 110 और फिर है 50। ये हो गया सिग्मा F2। फिर इसका जो मैंने निकाला फर्म बी का, ठीक है, F2 तो निकल गया, इसका संचय F2 निकालेंगे, संचय F2 जोड़ो जरा, तो 150 और 100 कितना होता है 250, 340, 450 और ये आ गया 500। क्लियर हो गया। फिर ऐसे इसका भी क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे हम संचय F2 का परसेंट, संचय F2 का क्या परसेंट निकालेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो 150 डिवाइड बाई 500 टोटल में इंटू में 100, 5 से 15 30% आ गया, ठीक है। ऐसे ही 250 डिवाइड बाई 500, ठीक है, इंटू 100 कितना आएगा, इसने बोला 50%, फिर 68%, फिर 90% और फिर 100%, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया। यानी मेन दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपको पहले CF निकालना, मतलब उनका क्यूमुलेटिव निकालना है, और फिर परसेंटेज निकालना है। कैसे, टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो फटाफट से कर लीजिए, डेटा तैयार हो चुका है। आज का डायग्राम बनाते हैं हम। तो सेम वैसे ही मैंने आपके सामने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना।
100% मैक्सिमम यहाँ लिया, मजदूरों की संख्या, मजदूर की प्रतिशत संख्या, ठीक है ना, और ये मजदूरी परसेंटेज ये रहा। डन। चलो अब हम फटाफट से वही लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खींच लेंगे। देखो 100% ये रहा मैक्सिमम, और यहाँ पे से 100% आएगा लगभग लगभग यही कहीं, है ना। तो मान के चलता हूँ यहीं पे आ रहा होगा, ठीक है ना। एक बार पीछे से देख लेते हैं, जा कर रहा है, पीछे से थोड़ा गलत लग रहा है ना, ठीक है, फिर भी देख लेना। देखो आप स्केल का यूज करें कृपा करके, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरह से मिला लेता हूं, ठीक है ना। ये हमारी हो जाएगी क्या, समान वितरण की रेखा या समान वितरण रेखा, समान वितरण की रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप मुझसे पहले बना लीजिए इसको फटाफट से। सबसे पहले मेरे पास है, देखो पहले किसको देखना है, आवृत्ति को। तो पहले एक को करते हैं, फर्म ए के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। फर्म ए में परसेंटेज था मेरा पहला 20%। फर्म ए के लिए देखिए 20% था। आपने पहले कॉपी पे टिक लगा लो संचय प्रतिशत पे, पहले एक्स वाले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का, तीनों टिक लगा दो, उन्हीं पे नजर जानी चाहिए। तो पहले मैं एक्स को और F1 को देख रहा हूं, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो 20% लिखा हुआ है F1 में, ठीक है ना, संचय प्रतिशत। तो 20 में बनेगा 12, ठीक है ना। तो 20 में बनाना है 12, चलो 20 पे 12, तो 20 ये रहा, और 12 आएगा आपका इस जगह पे, ठीक है। 20 पे 12 हो गया। उसके बाद 35 पे बनेगा हमारा कितना, 28, 35 पे 28, चलो 35 पे 28 बना के देखते हैं। 35 ये रहा, 28 आएगा हमारा यहाँ कहीं, ठीक है। 35 पे 28 भी हो गया। फिर उसके बाद 55 पे बनेगा हमारा 48, तो 55 ये रहा, और 48 आएगा हमारा कुछ यहाँ पे, 55 पे 48 भी हो गया। फिर मतलब 55 पे 48 आ गया। 80 पे 72, 80 पे 72, तो 80 ये रहा, और 72 60 70 72, ठीक है ना। और फिर 100 पे तो 100 ही है, यहीं पे आएगा इधर, तो उसको मिला लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिला लेते हैं। आप चाहे तो डार्क लाइन से भी मिला सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना डार्क लाइन से मिलाया जा सकता है ऐसे, ये उसके बाद फिर ऐसे, ये थोड़े बड़े कर देता हूँ गोले, फिर इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने पहले वाला कर्व बनाया है, ये कर्व, ये किसका है, ये लॉरेंज वक्र किसका है, ठीक है, फर्म ए का, फर्म ए का लॉरेंज वक्र है ये, ठीक है ना। अब बनाते हैं फर्म बी के लिए, ठीक है। तो अब बी के परसेंटेज को देख करके एक्स को देखो, ठीक है, क्या बनता है। तो 30 पे पहला है, 30 पे कितना, 12, 30 पे 12, तो 30 पे 12 इसके सामने ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 50 पे बनेगा कितना, 28, तो 50 पे 28, ठीक है ना। फिर 50 के बाद क्या है, 68 पे 48, 68 यहां आएगा, यह आ गया। उसके बाद 90 पे
72, 90 पे 72, और फिर तो 100 पे 100 ही है, ठीक है ना। तो अब इसको मिला लो, इसको डॉटेड से मिला लो ताकि अलग से दिख जाए, ठीक है थोड़ा सा, तो डॉटेड से मिला लेता हूँ उसे। ये होगा, फिर इसके बाद ये यहाँ मिलेगा, फिर ये यहाँ मिलेगा, फिर ये यहाँ मिलेगा, और फिर ये इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बन गया हमारा किसका, फर्म बी का लॉरेंज वक्र, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये फर्म बी का बन गया, ये फर्म ए का हो गया, ठीक है ना। तो बना तो हमने दिया बिल्कुल ढंग से, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से देखे जाए ना, तो हमने एक लाइन पढ़ाई थी मैंने आपको कि लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा की रेखा से, यानी जो समान वितरण की रेखा जो ब्लू कलर की दिख रही है, उससे अगर लॉरेंज वक्र जो है ना ठीक है, वो क्या होगा, जितना दूर होगा, इसका मतलब उतनी असमानता उतनी ही अधिक होगी। तो इसका देखा जाए तो जो बी का जो लॉरेंज कर्व है, जो बी है फर्म बी का जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज वक्र है, ठीक है, वो, ठीक है, समान वितरण की रेखा से, समान वितरण की रेखा से अधिक दूरी पर है, अधिक दूरी पर है, ठीक है ना। जबकि, ठीक है, और जो फर्म ए है का लॉरेंज कर्व, ठीक है, समान वितरण की रेखा, समान वितरण की रेखा से कम दूरी पर है, ठीक है। दो लाइन समझो, देखो क्या है, फर्म बी का जो लॉरेंज वक्र है वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा दूरी पर है, और फर्म ए का जो लॉरेंज कर्व है, यानी जो आपका लॉरेंज वक्र है, वो समान वितरण की रेखा से क्या है, कम दूरी पर है। और मैंने कहा था जितना दूर होता है उसमें असमानता अधिक होगी, अतः, ठीक है, जो फर्म बी है, ठीक है ना, उसमें क्या असमानता क्या होगी, ज्यादा होगी। फर्म बी के लॉरेंज वक्र में क्या होगी, असमानता अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, ए के अधिक होगी, ये लिख लो चाहे तो, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इस तरह सीख सकते हो, या फिर उस श्रृंखला में लिख सकते हो, श्रृंखला बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो, जो फर्म बी की जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है, उसमें असमानता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो जितना ज्यादा दूर होता है ना उसमें असमानता उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। हमने लाइन पढ़ी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें मैंने बोला था कि लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा से जितना दूर होगा उसकी श्रृंखला में असमानता उतनी ही अधिक होगी। तो इसका मतलब फर्म बी की जो श्रृंखला है, फर्म बी की जो श्रेणी है, उसमें असमानता ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा दूरी पे है, और फर्म ए की जो है, ठीक है ना, उसमें असमानता क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो लॉरेंज वक्र के क्या है, पास है, ठीक है ना। तो असमानता वर्ड यूज कर लो, या ऐसे बोल सकते थे परिक्षेपण की मात्रा। तो परिक्षेपण की मात्रा किसमें अधिक होगी, परिक्षेपण मतलब असमानता ही मान लो, तो असमानता, इसमें परिक्षेपण की मात्रा अधिक है, परिक्षेपण की मात्रा अधिक है, क्या है, परिक्षेपण की मात्रा अधिक है, किसमें, बी में अधिक है, और ए में परिक्षेपण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया, ये थ्योरी का पोर्शन था बेटा, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि बताओ क्या समझे आप इससे, तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये दोनों डायग्राम समझ में आ जाने चाहिए। तो देखिए फटाफट से, अब लॉरेंज वक्र के जो उपयोग है या अनुप्रयोग अनुप्रयोग नहीं बोला मैंने, अनुप्रयोग ठीक है। तो क्या है चीज है, इसका दोनों का मतलब ये एप्लीकेशन होता है कि कहां कहां ये अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहला आय के वितरण में, धन के वितरण में, लाभ के वितरण में, मजदूरी के वितरण में, उत्पादन के वितरण में, और जनसंख्या के वितरण में, यानी इनको एनालाइज करने के लिए, इनको देखने के लिए, ठीक है, किस चीज का यूज किया जाता है, लॉरेंज वक्र का किया जाता है, किस किस में, आय का वितरण, धन का वितरण, लाभ का वितरण, मजदूरी का वितरण, उत्पादन का वितरण, और देश में जनसंख्या का वितरण। क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने कहा था ना 5 मिनट की थ्योरी, तो उससे भी कम ही है, टेंशन मत लो,
ठीक है, आगे लिखा हुआ है लॉरेंज वक्र के गुण। तो सबसे पहले समझने में आसान, देखो समझने में आसान है पर बनाने में ड्रामेबाजी तो होती है, तो उसका निर्माण सरलता से नहीं किया जा सकता। देखो लिखा ना उसने, तो समझने में तो आसान है, और अगर दो या दो से अधिक श्रेणियां हैं तो उसके मध्य तुलना करने में भी आसान है। ठीक है, तुलना करने में सहायक है ये। ठीक है, अभी हमने देखो दो बनाए थे तो हमें पता चलेगा था जो लॉरेंज कर्व कौन सा मतलब जो समान वितरण की रेखा से दूर है, कौन पास है, किसमें असमानता ज्यादा है, किसमें कम है, परिक्षेपण की मात्रा किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, ये पता चल जाता है ना। तो तुलना करने में सहायक है, समझने में सहायक है, और आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है, प्रभावशाली है। प्रभावशाली है, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, इफेक्टिव यूज हो सकता है, तरीके से देखा देख के मतलब अच्छा लगता है उसे देख के। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आकर्षक बताया गया, इसको प्रभावशाली बताया गया, बट इसका निर्माण सरलता से नहीं किया जा सकता। यह वक्र केवल समान वितरण की रेखा से अपकिरण यानी जो परिक्षेपण है का तुलनात्मक अंदाजा ही देता है, सिर्फ तुलनात्मक अंदाजा दे रहा है, इससे अपकिरण का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। यानी आपने वो जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों को देखा, तो एक क्या लगाया आपने, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों को देखा आपने, उससे क्या अंदाजा लगाया आपने, उससे अंदाजा सिर्फ आपने तुलनात्मक अंदाजा ही लगाया है, कोई संख्यात्मक माप आपको नहीं मिला है। तो संख्यात्मक आपको माप नहीं मिलता, इसमें क्या नहीं मिलता, इससे अपकिरण का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। क्लियर हो गया, तो दो ही थे, तो समझ में आ गया, बनाना सरलता से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, और दूसरा सिर्फ इससे तुलनात्मक अंदाजा ही लगाया जाता है, संख्यात्मक माप संभव नहीं है। तो इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं, अब हम नए चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जो मेरी तरफ से का सहसंबंध यानी कोरिलेशन का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से खत्म करेंगे उसे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, काफी बड़ा वीडियो था। ठीक है, चलो निपट गया ये भी।